हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हम बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत सेल। फिर विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, फिर आंतरिक प्रतिरोध, इनकी परिभाषा, मात्रक विमा, सारी चीज़ करेंगे। उसके बाद इनमें हम किस तरीके से संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल में, सेल के टर्मिनल विभवांतर में और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में किस तरीके से संबंध होता है और इनका क्या डेरिवेशन होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो हम डिस्क्राइब करेंगे। शुरुआत करते हैं हम सीधे सीधे। आज का पहला जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला जो टॉपिक है आपका विद्युत सेल। विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल। पहले ये जान लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या है, फिर आगे आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर बहुत ही प्यार से सीखेंगे। विद्युत सेल, विद्युत सेल ऐसा समझिएगा, एक ऐसी युक्ति होती है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा साधन या एक ऐसी मशीन, जो भी आप बोल सकते हो, लेकिन युक्ति बोलिएगा, युक्ति, टेक्निक। तो एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक क्रिया करके किसी भी परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है। मतलब क्या है कि यदि हमें किसी परिपथ में हमको विद्युत आवेश लगातार बहाना है, अर्थात उसमें लगातार विद्युत आवेश को फ्लो करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक सेल लगा दो। सेल मतलब इलेक्ट्रिक सेल लगा दो। घरों में आपने देखा होगा, बिजली चल रही है, जब बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो क्या है कि लगातार आवेश का फ्लो होता रहता है, अर्थात पंखा लगातार आपका चलता रहता है, अर्थात उसमें बिजली लगातार प्रवाहित होती रहती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। तो मतलब क्या है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी परिपथ में धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखते हैं, अर्थात उसमें आवेश का प्रवाह लगातार बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब इसके अंदर होता क्या है देखिएगा, इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। सारे नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे कुछ दिन बाद आपको, यानी कि कुछ दिन क्या, मैं कल ही आपको ये नोट्स पूरी PDF में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर सारे नोट्स, जो भी मैं थ्योरी बताता हूँ, जो भी ये थ्योरी लिख रखी है, सारी नोट्सों में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछ ले, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सेल करता क्या है? सेल करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसको करता है? रासायनिक ऊर्जा को, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, कोई रासायनिक पदार्थ होता है, अर्थात उसके अंदर एक रासायनिक ऊर्जा है। तो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाता है, क्या है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक जो ऊर्जा है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? विद्युत ऊर्जा में। और कौन कर रहा है? सेल। तो एक परिभाषा ये भी बन गई, सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, अर्थात विद्युत परिवर्तित करके परिपथ में आवेश को बनाए रखती है, आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। ठीक है, ये यहाँ से एक पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं सेल में होता क्या है। सेल में ये एक पात्र है, ये क्या है? एक पात्र है, ये पात्र। अब पात्र में क्या है? ये विद्युत अपघट्य का कोई विलयन भरा हुआ है। विद्युत अपघट्य के विलयन, विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है कि इसमें भैया लवण का विलयन हो सकता है, लवण का विलयन हो सकता है, या इसमें आपका अम्ल का विलयन हो सकता है, या इसमें कोई भी क्षार का विलयन हो सकता है। ये सारे विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य यानी कि एक ऐसा विलयन जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, अर्थात एक ऐसा विलयन जिसके अंदर आयन पाए जाते हैं। आयन का मतलब कि आयन ही, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पाएंगे, उसी विलयन को हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। लेकिन कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे चीनी का विलयन, ईथर का विलयन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें आयन नहीं होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए तो अब फिर से टॉपिक पर लौटते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भरा रहता है।
और इसमें दो विभिन्न धातु की छड़ें इसमें डुबा दी जाती हैं। दो विभिन्न धातु की छड़ें इसमें डुबा दी जाती हैं। इस विलयन में एक ऐसा गुण होता है, जब भी इसमें विभिन्न धातु की छड़ डुबाई जाती हैं तो एक छड़ पर पॉजिटिव चार्ज और एक छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक छड़ पर पॉजिटिव चार्ज और एक छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब यानी कि इन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन छड़ों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी तार की सहायता से एक परपथ से जोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होती है? धारा बहने लगती है। ठीक है, तो यही इस सेल की क्रियाविधि है। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब होता क्या है कि सेल के अंदर इस आयन, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे इस विद्युत अपघट्टे में क्या होंगे? विद्युत अपघट्टे, ये जो विलयन भरा हुआ है, इस विलयन में बहुत सारे आयन होंगे, धनायन और ऋणायन, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलेंगे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन जैसे ही हम इसमें प्लेटें डालते हैं, यानी इलेक्ट्रोड हम इसमें डालते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड तो नेगेटिव हो जाता है और एक पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, यानी पॉजिटिव प्लेट को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो भी धनायन और ऋणायन होते हैं, तो जो नेगेटिव प्लेट है उसकी ओर तो धनायन बढ़ने लगते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आकर्षण होता है। तो विलयन के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो इधर की ओर गति करने लगते हैं। क्यों करते हैं ये गति? क्योंकि इनको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है? एक नेगेटिव चीज है, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव चीज की ओर बढ़ता है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, ऐसा तो होगा नहीं कि इस प्लेट को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर नहीं खींचेगा, ये खुद खींच के चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये आपका एनोड है, ये धनात्मक प्लेट है, धनात्मक प्लेट की ओर ऋण आवेश, जितने भी इस विलयन में ऋण आवेश हैं, तो वो इसकी ओर आ जाते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जब हम इनको एक तार से जोड़ देते हैं, ये कुंजी लगा दी, एक बल्ब लगा दिया, तो ये क्या होता है? बल्ब आपका जलने लगता है, अर्थात यहां से प्रकाश देता है। इसी तरीके से वैद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भैया जो आवेश है, जो चार्ज है, आवेश है या ऋण आवेश है सेल के अंदर देखिएगा, ऋण आवेश सेल के अंदर ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर जाता है या धनात्मक प्लेट की ओर गति करता है। अब पेपर में आ जाए तो इलेक्ट्रिक सेल का थोड़ा सा विवरण तो किस तरीके से लिखना है वो चीज समझिएगा। सेल की परिभाषा तो आपको पता ही चल गई। अब सेल के बारे में लिखोगे तो विद्युत सेल में विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये छड़ें एक द्रव में डूबी रहती हैं, जिस द्रव को हम विद्युत अपघट्टे कहते हैं। विद्युत अपघट्टे मुख्य रूप से लवण का विलयन, अम्ल का विलयन या क्षार का विलयन होता है। इस विलयन में एक गुण होता है जिसमें जो विभिन्न धातु की छड़ें डुबाई जाती हैं, तो एक छड़ पॉजिटिव और एक छड़ नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव छड़ को एनोड, नेगेटिव छड़ को कैथोड कहते हैं। जब इन छड़ों से किसी वैद्युत परपथ को जोड़ा जाता है तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये वैद्युत धारा इस विद्युत अपघट्टे में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात इस विद्युत अपघट्टे में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत। अब यहाँ से आपकी कुछ परिभाषाएं बनती हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक बनेगा आपका, परिभाषा बनेगी आपकी, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। अभी हमने सीखा कि ये जो सेल क्या करता है, आवेश को प्रवाहित कर रहा है। तो भैया सेल आवेश को प्रवाहित करने में कुछ ना कुछ तो अपने से ऊर्जा दे रहा होगा। ऊर्जा दे रहा है तभी तो आवेश जा रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो एकांक आवेश को ये कितना, एक कूलम आवेश को ये कितनी ऊर्जा देता है, वही मान सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसीलिए परिभाषा लिखी हुई है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में घुमाने में, पूरे परपथ घुमाना यानी कि प्रवाहित करने में किया गया कार्य, अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। समझ में आ गई। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे संपूर्ण परपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा बोल सकते हो, या इसकी जगह पर एक नाम भी दे सकते हो, सेल द्वारा किया गया कार्य। कोई भी एक लिखना है, या तो अथवा वाला लिख देना, या ये यहां से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब आवेश, जैसे कि मान लीजिए एकांक आवेश है या एक कूलम आवेश है, इस पूरे परपथ में घुमाया और इस सेल में भी घुमाया, तब वो कहलाएगा आपका विद्युत वाहक बल। यहाँ से मैं पूरे परपथ को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक और परिभाषा आएगी, उसमें बस थोड़ा सा अंतर है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, माना कि अब मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हो, माना ये थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, माना क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W है, तब सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q, मात्रक हो जाएगा W का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। विमा इसकी क्या बन जाएगी, ml² T-3 A-1। ये इसका विमेय सूत्र बन गया। सारी चीज याद हो गई आपकी, ठीक है। अब यहीं से आता है एक टर्मिनल विभवांतर यानी कि सेल के ये जो परपथ लगाया है हमने, इस सेल से ये जो परपथ लगाया है, इसके दो बिंदु मान लिए, एक बिंदु ये A और एक बिंदु मैंने मान लिया ये B। तो एकांक आवेश को सेल के परपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यानी कि इस बिंदु से यहां तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्या बोला है कि एकांक आवेश को परपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। लेकिन अब एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में घुमा दिया जाए तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल का टर्मिनल विभवांतर दोनों की बात एक ही है, बस ये समझ लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि सेल को पूरे परपथ में घुमाने में कार्य ज़्यादा किया जाएगा और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य कम किया जाएगा। तो इसीलिए टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा ये लिखी हुई, एकांक आवेश को किसी परपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, लिख लेना, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना कि अब माना कि Q आवेश को परपथ के एक बिंदु A से B बिंदु तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य W है, तब A से B तक का टर्मिनल विभवांतर W/Q, मात्रक वही जूल बट्टे कूलम या वोल्ट रहेगा, विमीय सूत्र भी वही रहेगा, सेम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया टर्मिनल विभवांतर। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे C है और एक बिंदु D है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल यानी कि पॉइंट, बिंदु, टर्मिनल के बीच का विभवांतर, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिएगा, ये दोनों क्लियर हो गई। चलिए, कभी कभी यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा भी पूछ लेता है। 1 वोल्ट की परिभाषा तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, कि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य का मान 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर 1 वोल्ट होगा, या उन बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ और आ जाती है, आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या आ जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं भैया, यहाँ पे समझ लो। अब देखिएगा भाई, वैद्युत धारा में जब वैद्युत धारा बहती है तो उसमें तार, लंबाई, उसकी मोटाई कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करते हैं। तो ऐसे ही जब ये धारा यहाँ पर ये बह रही है, पूरे इसमें इस तरीके से धारा फ्लो हो रही है, तो ये जो सेल का, ये तार तो बाहर अलग
तार सेल से बाहर अलग प्रतिरोध लगेगा, लेकिन सेल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध लगाएगा। ये जो इसमें हमने जो पदार्थ लिया है, जो विद्युत अपघट्य लिया है, इसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। इम्प्योरिटी यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ अशुद्धि होगी। अशुद्धि ना हो कोई बात नहीं है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ इस गति में, क्योंकि ये गाढ़ा है तो ये आवेश जहाँ पे घूमेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो रुकावट डालेगा। तो सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा धारा में डाली गई रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। किसके द्वारा? विद्युत अपघट्य के द्वारा। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात, विद्युत अपघट्य के द्वारा डाली गई रुकावट या कि डाला गया अवरोध, उसी को बोलते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध। समझ में आ गई बात? सेल के अंदर वाले पदार्थ के द्वारा, सेल के आंतरिक पदार्थ के द्वारा, आंतरिक पदार्थ यानी कि सेल का विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और अब हमारे क्या है कि जब ये हमेशा विभव को क्या करेगा? घटाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो विभव होगा हम उसको बोलेंगे विभव पतन। आंतरिक यानी सेल के विद्युत अपघट्य का जो विभव होता है उसको बोलते हैं हम विभव पतन, क्योंकि ये विभव को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो विभव पतन, तो विभव पतन क्या है आपका? विभव पतन क्या है? सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है यानी सेल का जो विद्युत अपघट्य है, ये वैद्युत धारा के मार्ग में थोड़ी सी रुकावट डाल रहा है, तो भैया इसमें भी कुछ ना कुछ धारा आ जाएगी। जब धारा आ जाएगी तो इसमें कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो इसका जो विभव पतन है IR, तो ये हमेशा स्मॉल IR ये क्या कर देगा? हमेशा क्या करता है? विभव को घटाता है। इसीलिए हम बोलते हैं विभव पतन। विभव का क्षरण हो जाता है, क्षय हो जाता है। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। यहाँ के बाद में आपका, और ये देखिएगा अब यहाँ से आपकी आ जाती है कुछ सेल का प्रतिरोध हो गया। ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। देखिएगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध की कुछ निर्भरता भी है। निर्भरता यानी कि 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है ये। सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली चीज आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है प्लेटों के बीच की दूरी। जितनी ज़्यादा दूरी होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। और जितनी, इसीलिए तुमने देखा होगा आजकल की जो बैटरियाँ होती हैं, बैटरी घरों में इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, उनके जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो पास लगाए जाते हैं। पास यानी कि उनका आंतरिक प्रतिरोध कम रहे। जो दूर लगी रहती है उनका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसीलिए जितनी भी ज़्यादा वोल्ट की बैटरी होती है उनका जो खुंटी जो होती है जहाँ पर आप वो लगाते हो, उसमें तार लगाते हो इन्वर्टर वाले बैटरी के, तो वो पास रहते हैं, उनके इलेक्ट्रोड पास रहते हैं, अर्थात उनके पास बनाए जाते हैं ताकि उनका आंतरिक प्रतिरोध कम हो। और ये जो इलेक्ट्रोड किस पदार्थ के उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। ये जो विद्युत अपघट्य लिया गया है इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक समझ में आ गया आपको सब कुछ। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा विद्युत ये जो सेल का सिंबल और आंतरिक प्रतिरोध का सिंबल हम किस तरीके से लिए जाता है। सेल के सिंबल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, याद रखिएगा। और इसी के साथ में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम आंतरिक प्रतिरोध जोड़ देते हैं स्मॉल r। तो ये आपका क्या बन जाता है? इस तरीके से आपका सेल बन जाता है। ये सेल जिसके साथ में, या सेल का इस तरीके से भी आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से। ये स्मॉल r हो गया और ये आपका e हो गया। तो इसका मतलब समझ जाना, ये सेल लगा हुआ है, इस सेल के साथ में ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है इस तरीके से। या इस प्रतिरोध को इधर की साइड में भी जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाध्यता है कि इधर ही लगाओ, इस तरीके से भी लगा सकते हो। ये R हो गया, E हो गया। तो ये क्या है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्योंकि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को इसके अंदर तो दिखा नहीं सकते, तो इसके साइड में दिखाते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। आगे चलेंगे हम। ठीक है, आगे की कुछ बातें करेंगे, यहाँ से इस चित्र को रखेंगे। अब बहुत ही शानदार चीज़ मैं आपको करा।
चलिएगा अब समझते हैं, देखिएगा बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अब हमने मान लिया यही चित्र रहेगा, ऐसे ही समझ लीजिएगा। माना परपथ में आई धारा स्मॉल टी समय तक प्रवाहित होती है, तब आपका सेल द्वारा इस धारा को प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य, ऐसे लिख दीजिए। तब सेल द्वारा, या ऐसे करिएगा, धारा को संपूर्ण परपथ में प्रवाहित करने में, ठीक है, धारा को संपूर्ण परपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ये W मान लिया। तो W बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मली W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है EQ, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल E है तो E इंटू Q ये आ जाएगा। और Q बराबर होता है क्या, चूंकि Q बराबर होता है आपका IT, तो क्या हो जाएगा IT। इसको समीकरण 1 मान लो, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सेल द्वारा पूरे परपथ में किया गया कार्य इतना है, ठीक है। अब मैं मान ले रहा हूं, मानना कि यहाँ पे सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ के बाद में इधर आ जाना, ठीक है। माना सेल का बाह्य प्रतिरोध है, समझ लीजिए बाह्य प्रतिरोध R है, तब सेल का जो ये भाई सेल के अंदर का प्रतिरोध तो स्मॉल r है। अब सेल के जो बाहर जो परपथ लगा हुआ है इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, वो हमने कैपिटल R मान लिया, ठीक है। जब कैपिटल R मान लिया तो सेल के बाहरी परपथ में, बाहरी परपथ की बात चल रही है, तो बाहरी परपथ में धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, वो W बाह्य मान लिया, W बाह्य कह दीजिए या W एक्सटर्नल। देखिए EXTERNAL इसको बोलेंगे बाह्य, तो मैं यहां पर डायरेक्टली बाह्य, चलो बाह्य लिख दिया, या मैं WEXT भी लिख सकता हूं, इसका मतलब एक्सटर्नल, ठीक है। चलिए W बाह्य मान लिया, तो W बाह्य कार्य कितना हो जाएगा, W बाह्य कार्य देखिएगा। नॉर्मली हमें जब सेल का विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं तो EIT, लेकिन जब सेल के बाहर की बात कर रहे हैं तो बाहर क्या लिया जाएगा, बाहर लिया जाएगा सेल का टर्मिनल विभवांतर, क्योंकि A से B तक का जो विभव था या A से B तक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिया जाएगा VIT। सेल का जो पूरे परपथ की बात की जाएगी तो सेल का विद्युत वाहक बल लिया जाएगा EIT, लेकिन सेल के बाहर की बात की जाएगी तो वहां पर बन जाता है वही विद्युत वाहक बल को ही हम क्या कहने लगते हैं, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। जैसे परिभाषा बताई थी, सेल सहित पूरे परपथ में घुमाएं आवेश को तो वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा E, लेकिन सेल के बाहर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घुमाएं तो वो कहलाएगा टर्मिनल विभवांतर, तो EIT आ जाएगा। ये समीकरण 2, ठीक है। अब सेल के अंदर की बात करें, सेल के माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तब सेल के अंदर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, सेल के अंदर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य वो कहलाएगा आंतरिक, W आंतरिक बोल देंगे। तो W आंतरिक बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा ध्यान से, VIT था, VIT सेल के अंदर भी यही आएगा, VIT
लेकिन V बराबर यहाँ पर अंदर आंतरिक प्रतिरोध के लिए विभव पतन कितना था, स्मॉल IR। मैंने बताया था ना, इस सेल के अंदर का जो विभव होगा उसको विभव पतन कहेंगे, क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध यानी कि ये सेल के विद्युत अपघट्य में जो विभव होता है उसको विभव पतन कहते हैं, वो स्मॉल IR लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल IR इंटू IT। तो ये कितना हो जाएगा, I स्क्वेयर RT, ये हो जाएगा, ये आ गया आंतरिक। ठीक है, ये चीज, इसको समीकरण 3 मान लो। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्या बताने वाला हूं, अब इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि देखिए सेल को पूरा प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य था वो इतना था। सेल के बाहर का कार्य देखिए ध्यान से समझिए, सेल के अंदर का, बाहर का कार्य कुछ आया W1 मान लिया मैंने, और सेल के अंदर का कार्य आया W2, और सेल का टोटल कार्य था W। तो W बराबर W1 प्लस W2 होगा या नहीं होगा। तो सेल का संपूर्ण कार्य, सेल को संपूर्ण परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य W, सेल का आंतरिक कार्य इतना और सेल का बाहरी कार्य इतना। तो ये दोनों कार्य इस वाले कार्य के बराबर बैठेंगे। ये चीज़ हमें तो वैसे ही समझ में आ रही है। एक और चीज़ समझो, फिजिक्स के हिसाब से समझाऊंगा आपको कि ये क्या था, सेल को प्रवाहित यानी सेल को, आवेश को या धारा को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, पूरे परिपथ में किया गया कार्य या पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। तो ये सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है, क्योंकि कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदल सकते हैं, तो ये ऊर्जा है। उसी तरीके से सेल के बाहरी परिपथ में प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा बाहरी ऊर्जा, सेल के अंदर जो दी गई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा और ऊर्जा दोनों बराबर रहेंगी। तो भैया ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना वो किया जाता है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, जितनी ऊर्जा दी जाएगी वही उतनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। तो सेल की टोटल जो ऊर्जा है वो बाहरी ऊर्जा और अंदर की ऊर्जा के बराबर बैठेगी। इसीलिए हम लिख देंगे सेल का कुल कार्य कितना हो जाएगा, अतः यहां पे लिख दीजिए, अतः सेल का बाह्य और आंतरिक कार्य सेल के कुल कार्य के बराबर होगा। अतः W बराबर W आंतरिक प्लस W बाह्य। तो W बराबर, W आंतरिक कितना आया है, I स्क्वेयर RT प्लस ये कितना आया है VIT, इसमें से W, और W का मान कितना है, W का मान था EIT, ये आ जाएगा। तो EIT, इसमें से मैं IT कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IT कॉमन लिया जाएगा, तो IR प्लस, और यहाँ पे बचेगा V। तो IT से IT कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा IR प्लस V, या E बराबर आ जाएगा, यहाँ से V का मान निकालेंगे, V बराबर आ जाएगा E माइनस IR, ये आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हो V प्लस IR। देखिए यहाँ से ये वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि भैया जो हमने अभी हमने बात की थी, ये सेल था, ये प्लेटें थी सेल में हैं, और यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। इसका जो विभव पतन था V बराबर स्मॉल IR था, और इसके बाहर जो परिपथ लगा हुआ है उसका जो विभव है वो V बराबर IR है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो सेल का टोटल जो विद्युत वाहक बल होगा वो सेल के इस वाले विभव और इस छोटे वाले विभव पतन के बराबर, योग के बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो बस वही चीज़ है। तो E बराबर V प्लस IR बोल दो, V प्लस IR या IR प्लस V बोल दीजिए। तो V का मान निकालेंगे तो इधर आ जाए E माइनस IR, तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी। समझ में आया ना, यही संबंध है सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर और स्मॉल r में। ये बहुत ही प्यारा सा संबंध होता है जो कि मतलब थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा अंदर का बाहर का किस तरीके से हमने निकालना है दोनों को जोड़ करके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, और समझ में तो आ ही गया होगा। इससे ज़्यादा ईजी और सिंपल वे में कोई नहीं समझा सकता। और वीडियो यदि तुम्हें स्लो लगा करे तो वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा लिया करो, लेकिन पूरा देखा करो। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।